हेलो बच्चों। तो बेटा आ जाओ, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा, फ्रेम्स की बात करूंगा, रेफरेंस फ्रेम की बात करूंगा और सूडो फोर्स की बात करूंगा। नई नई बातें करेंगे, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। पर उससे पहले जानते हो, मैं एक छोटा सा डाउट कई बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बच्चे मुझसे लगातार पूछते हैं। बेटा सुनो एक बार ज़रा, मैं आपके साथ एक छोटी सी चर्चा पहले करता हूँ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के साथ। ये क्या होता है सर? सुनो बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो था अपने पास, क्या था अपने पास? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, THIRD, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है वो? सुनो ज़रा ध्यान से। तो ऐसा कहता है कि मान लीजिए बेटा कि मेरे पास यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक चार्ज है, ठीक है? चार्ज है, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज वार्ज पढ़ा है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे तो पढ़ा है ना। तो मैं बोलता हूँ मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो मुझे पता है ये तो दोनों एक दूसरे को ऐसे आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना? आपस में ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ, तो मुझे पता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ लगेगा और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ लगेगा, है ना? सेकंड चार्ज को इस तरफ बुलाएगा और फर्स्ट चार्ज को इस तरफ बुलाएगा, तो दोनों आपस में कहीं बीच में जाके टकरा जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 will be equal and opposite to that of the force on charge 2 due to 1। ठीक है, ये कहता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कहता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्सेज है ना, फोर्सेज जो हैं, जो फोर्स लग रहे हैं, दे शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, द फोर्सेज शुड एक्ट, द फोर्सेज शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। एक बात तो हमारी ये हो गई कि भाई दो अलग अलग, जैसे देखो दो अलग अलग चार्ज पर लग रहे हैं ना, दो अलग अलग चार्ज पर लग रहे हैं ना, तो दो अलग अलग बॉडी पे ये फोर्सेज जो हैं वो लगने चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम। नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम। इसका क्या मतलब है? नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम का क्या मतलब है? कि भाई एक तरफ से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो दूसरे तरफ से भी फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। ये कैसे फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, जो दोनों एक दूसरे को आपस में ऐसे खींच रहे हैं। तो नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। मैंने कहा ठीक भाई, दो बात ये हो गई। मैंने कहा ठीक भाई, बात समझ आई। फिर तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात कही गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी सेम, ऑफ फोर्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। बोला ठीक, कोई बात नहीं। फिर एक और बात क्या बोली गई कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस होना चाहिए ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस शुड बी अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी ऑपोजिट। बेटा हैंड राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि डिजिटल पैड से थोड़ा सा ऐसा ही दिखा जाता है, इसलिए मैं चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ बोल के ना। पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? पहला पॉइंट लिखवाया है द फोर्स शुड एक्ट, द फोर्स शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, द फोर्स शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, और नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम, नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम। ओके, और क्या बोला गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज शुड बी सेम। और क्या बोला गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज शुड बी ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज शुड बी ऑपोजिट। बेटा जो फोर्स ये चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट को आराम से उसको ओबे करेगा, उन फोर्सेस को अपन कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। उन फोर्सेस को अपन क्या कह देंगे? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं ना, उनको कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना? 12वीं में बहुत पढ़ना है ये। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है? अपना एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है। ओके, तो ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। अब बच्चे पता है क्या पूछते हैं? बच्चे पूछते हैं सर देखो, सर आपने हमें पढ़ाया था कि ये धरती माता है, सर ये डब्बा है,
नीचे m मास की बॉडी रख दूं तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो सर देखो नॉर्मल जो है वो mg के बराबर है। मैंने कहा हाँ बेटा। बोला सर नॉर्मल mg के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोला सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है। मैंने कहा देख बेटा तूने सारे पॉइंट तो याद रखे, तू पहला ही पॉइंट भूल गया। पहला पॉइंट क्या है कि द फोर्सेस शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अरे भाई नॉर्मल और mg ये तो भैया सेम बॉडी पर लग रहे हैं। अरे ये तो सेम बॉडी पर लग रहे हैं। तो भाई साहब नॉर्मल और mg जो हैं वो भाई साहब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। भाई साहब नॉर्मल और mg जो होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं होते। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। नॉर्मल और mg जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते, है ना। और दोनों का नेचर भी सेम नहीं है। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कैसा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। भाई अगर तुम हवा में छोड़ दोगे, बॉडी को हवा में से छोड़ोगे तभी भी नीचे तो फोर्स लग रहा है ना mg, पर ऊपर कोई नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट की वजह से आता है। तो नेचर ऑफ द फोर्स सेम नहीं रहा ना। हाँ चलो लग तो दोनों अलग अलग बॉडी पे ही रहे हैं, है ना। और ना हाँ दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं, हाँ दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं। और इसके अलावा दोनों क्या जो नेचर है वो भी सेम नहीं है। ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये कैसा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो भाई साहब दोनों का नेचर भी सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है। और सुनो अब बात करता हूँ मैं, थोड़ी सी नई बात करता हूँ तुम्हारे साथ। अब हम बात करेंगे फ्रेम की। किसकी बात करेंगे, फ्रेम की बात करेंगे। और अच्छा बोलूँ तो क्या बोलते हैं इसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, REFERENCE, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है इसे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता बेटा, सेट ऑफ एक्सिस होता है। क्या होता है, सेट ऑफ एक्सिस होता है। क्या होता है, सेट ऑफ एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। या और अच्छा बोलूँ तो तुम पता क्या समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, वो जगह जहाँ से बैठकर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। वो जगह जहाँ से बैठकर आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो फ्रेम बेसिकली क्या होता है, फ्रेम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी फ्रेम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ बैठकर चीज़ों को या क्वांटिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्वांटिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्वांटिटी मतलब भाई वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मास है ना। या मास तो चलो कैसे ऑब्जर्व करोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मास तो कभी चेंज भी नहीं होता, पर मास भी एक क्वांटिटी है ना। इसके अलावा मोमेंटम है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पर बैठकर क्वांटिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर बैठकर क्वांटिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मेरे को बात समझ आई। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैठकर क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। बेटा मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि क्या, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये जो भी क्वांटिटीज़ है ना, ये फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। फ्रेम अलग तो क्वांटिटी अलग। आप कहीं पर बैठकर कुछ और मेजर करोगे और कहीं पर बैठकर ही कुछ और हो जाएंगी, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, याद करने वाली बात है, याद करनी है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। परंतु भाई साहब जो टाइम है ना, टाइम और डिस्टेंस बेटा ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। किसी भी फ्रेम में कहीं पर भी खड़े होकर आप नाप लो भाई साहब, डिस्टेंस और टाइम हमेशा सेम मिलेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्रेम बेटा दो प्रकार के होते हैं, सुनते चलो, बहुत मज़ेदार चर्चा है, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। सुनते चलो, नोट्स बनाते चलो, बढ़िया एकदम, ठीक है। फ्रेम जो होते हैं ना बेटा, फ्रेम अपने पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम। अच्छा भाई इनर्शियल फ्रेम मैंने कहा, ठीक कोई बात नहीं। और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसे होते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक भाई बहुत बढ़िया। एक हुआ इनर्शियल फ्रेम और एक हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम। बेटा इनर्शियल जो फ्रेम होते हैं ना, इनमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। इनका एक्सेलरेशन कैसा होता है, ज़ीरो। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स,
नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स, मतलब इनमें एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। मतलब कि या तो पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा, या तो पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा और चल रहा है तो कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा, सो दैट कोई एक्सेलरेशन ना हो। भाई रफ्तार अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ, पर एक्सेलरेशन तो होना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको कहा गया क्या, इनर्शियल फ्रेम। और बेटा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, दूसरी तरफ क्या है अपने पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम, दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, also called as accelerating frame, these are also called as accelerating frames, these are also called as accelerating frames। इसीलिए मैं चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम हैंडराइटिंग से परेशान ना हो, ठीक है। these are also called as accelerating frame, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होता, वो नॉन ज़ीरो होता है। वो कैसा होता है, नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है पर वो नॉन जीरो रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ रहेगी। देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, सुनो, कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल मान लो ये धरती माता है, ये क्या है, धरती माता है, ये कोई आदमी मान लो खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है, ये कैसा है, खड़ा हुआ है। तुम बताओ ये कैसे फ्रेम में है, अभी तुम बताओ, खड़ा हुआ है, ये चुपचाप खड़ा हुआ है, कैसे फ्रेम में है, ये इनर्शियल फ्रेम में है। कैसे फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। फिर एक और सुनो, मैंने कहा मान लो फिर से धरती माता है, फिर से धरती माता, ये भाई साहब ठेला है, ये मान लो तुम्हारा ठेला है, ठीक है, और तुम्हारा ठेला एक कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और तुम ठेले के ऊपर खड़े हो। तुम बताओ कौन से फ्रेम में हो अभी, बताओ कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहे हो, कौन से फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और एक और एग्जांपल, मैंने बोला मान लो फिर से धरती माता, और भाई साहब ये तुम्हारा ठेला, अब तुम्हारे ठेले पे भाई साहब इंजन लगा दिया, तुम्हारे ठेले का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तुम्हारा, ठीक है, तुम ठेले के ऊपर खड़े हुए हो। बताओ कौन सा फ्रेम है, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो कुछ एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल है, अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल है, चाहे फिर वो रेस्ट पर खड़ा हो या कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा हो, ठीक है। कौन सा फ्रेम कहलाएगा, वो इनर्शियल फ्रेम, और अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, सोच ले बेटा अच्छे से। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, जानते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और जो सेकंड लॉ होता है वो जानते हो किस पर क्या बोलना चाहिए मुझे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सुनो क्या लिखा मैंने लिखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ and second law, Newton's first law and second law are applicable only in inertial frames, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यार क्या यार, ये तो गड़बड़ हो गई यार, फिर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी मेरे को काम तो करना है यार, तो कैसे काम करूँ। तो बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपन एक फोर्स और लाते हैं पिक्चर में, एक नया फोर्स आया आप पिक्चर में, सुनना आप ज़रा, नई चर्चा हो गई है, बिल्कुल नया फोर्स आता है पिक्चर में, उस फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। ये पी से शुरू होता है, PSEUDO, सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब इंग्लिश में होता है नकली, सूडो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, नकली, सूडो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, नकली, ठीक है, नकली फोर्स होता है ये, मतलब फोर्स तो होता है पर कहाँ से आता है इस बात का कुछ भी पता नहीं है, मतलब पता है ऑब्वियसली वेयर आता है, इनर्शिया से आता है, बट अपन उसमें डीप में नहीं घुसेंगे। सूडो का मतलब क्या होता है, नकली होता है, तो नकली फोर्स है सूडो फोर्स, मतलब नकली फोर्स। अब कैसे समझूँ मैं इसे, कैसे समझूँ, सुनो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा मानो कि मान लो भाई साहब ये धरती माता है, सुनना पहले चीज़ को ढंग से सुनना, ठीक है, सुनना धरती, अच्छे सुनना, आराम से ऐसे सुनना, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लो ये बस है, ये क्या है, बहुत बड़ी, ऐसे मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, ये बस है तो मान लो चलो पहिए वही बना देते हैं इसके, ठीक भाई, ये पहिए बना दिए मैंने, मान लो ये अपनी बस है भाई, बहुत बढ़िया। आगे मान लो ऐसे ड्राइवर कुछ भी ऐसे चला रहा होगा गाड़ी को, क्या हुआ भाई साहब, ये अभी रेस्ट पर थी, शुरू में बस चल नहीं रही थी, ठीक है, शुरू में बस चल नहीं रही थी, ठीक है, शुरू में बस चल नहीं रही थी। अच्छा भाई, बस नहीं चल रही थी, तुम भाई साहब बस के अंदर ऐसे बैठे हुए थे,
ठीक है, सीट पर वेट पर बैठे हुए थे मान लो। अब मान लो कि अगर बस अचानक से ए एक्सेलरेशन से आगे चल पड़े, अचानक से, पहले बस नहीं चल रही थी, अचानक से एक्सेलरेशन आगे चल पड़े, तो तुम्हारे पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, है ना, तुम पीछे हो जाओगे अचानक से, हाँ। और चलती हुई बस अचानक से जब रुकती है, जब अचानक से ब्रेक लगता है, तो तुम आगे हो जाते हो, है ना। तो बेटा ये जो जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि अचानक से बस चल पड़ी तो तुम पीछे हो गए, तो तुम्हारे पर बेसिकली पीछे की तरफ एक फोर्स लगा होगा ना बेटा। इस फोर्स को ही बोला गया सूडो फोर्स। क्या बोला गया? सूडो फोर्स। फोर्स एफ मतलब फोर्स, और नीचे मैंने लिखा सूडो, PSEUDO, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगा, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स ये कहानी करता है। तो मैंने एक बात देखी कि सूडो फोर्स हमेशा सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगता है, ठीक है। अगर बस रुकी होती अचानक से तो तुम आगे आ जाते, बस अचानक से चल पड़ी तो भाई साहब तुम कहाँ आए, तुम पीछे हो गए। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, जैसे मान लो तुम कभी कभी लिफ्ट में बैठते हो ना, वो सवाल भी मैं तुम्हें भी कराऊंगा। तो जब लिफ्ट अचानक से ऊपर जाने लगती है ना, तुम्हें भारी भारी सा महसूस होता होगा, है ना। आज मैं प्रूव कर दूंगा क्यों होता है। और जब लिफ्ट अचानक से जब ऐसे लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो तुम्हें हल्का हल्का महसूस होता है ना। तो ये सारी कहानी बेटा सूडो फोर्स की वजह से होती है। तो ये सूडो फोर्स क्या है भाई, कैसा है, सुनो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ से मैंने एक बात देखी कि सूडो फोर्स हमेशा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उसकी उल्टी दिशा में लगता है ना। और कितना लगता है मैं बताता हूँ, देखो बेटा सुनो। सूडो फोर्स है ना, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। बेटा अगर कोई भी चीज़ मान लो फोर्स है, तो फोर्स के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि फोर्स के बारे में मुझे 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो क्या है, पहली बात कि भाई कितना लगा, पहली बात कितना लगा, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, कितना लगा। दूसरी बात उसकी डायरेक्शन क्या है, भाई फोर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। फोर्स क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। और तीसरी चीज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है ना। हालांकि उसकी बात मैं इतना नहीं करूँगा, अभी तो अपने पास आएगी भी नहीं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पर तुम तो अभी ऊपर की 2 बातों पर ध्यान दो, ठीक है, ऊपर की 2 बातों पर ध्यान दो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। सुनो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पहली बात कि लगा कितना। बेटा सुनो, लगा कितना, ऐसे मान लो कि तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो ना, और तुम्हारा मास है m, तुम्हारा मास है m। मैंने कहा तुम ही गाड़ी के अंदर मान लो बैठे हो और तुम्हारा मास है m। तो जानते हो तुम्हारे पर जो सूडो फोर्स लगेगा ना, तुम्हारे पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा तुम्हारा मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, लिखा मास मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है, देखो सुनो, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बोल लो, सिस्टम बोल लो, एक ही बात है, फ्रेम बोल लो, सिस्टम बोल लो, ठीक है। और कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के उल्टी डायरेक्शन में, है ना, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगता है। और कहाँ लगता है बेटा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लगता है। अब ये क्या होता है, इस बात के बारे में तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें तो बस ये ऊपर की 2 चीज़ें समझनी है अभी। क्या समझनी है, एक तो मैग्नीट्यूड कितना लगता है भाई, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम और द सिस्टम, और कैसा लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब देखो एक फालतू झंडू से सवाल करते हैं, देखो सुनो, ऐसा सवाल बोला गया, क्या बोला गया, बोला गया भाई साहब ये धरती माता है, बोला गया ये क्या है, धरती माता है, बोला ये था ट्रक, ये था एक बड़ा सारा ट्रक था, ठीक है, ये ट्रक था, अच्छा भाई बहुत बढ़िया ये ट्रक था, है ना। और ट्रक पहले रेस्ट पर था, फिर बाद में ट्रक जो है अचानक से चल पड़ा, बाद में ट्रक अचानक से ऐसे चल पड़ा, और ट्रक का एक्सेलरेशन था भाई साहब मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंदर एक डब्बा रखा हुआ था, अंदर रखा हुआ था एक डब्बा, और डब्बे का वजन है मान लो 2 किलो, डब्बे का वजन है 2 किलो, ठीक है। तो तुमको डब्बे पर फोर्स बताना है कहाँ लगेगा और कितना लगेगा, ठीक है। तो डब्बे पर फोर्स कहाँ लगेगा, सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में, मतलब यहाँ लगेगा सूडो, है ना, ये लगेगा सूडो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो। और कितना लगेगा, कितना लगेगा भाई, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो कितना लगा सूडो, कितना लगा सूडो बताओ, ये लगा 10 न्यूटन, कितना लगा ये 10 न्यूटन। तो सूडो फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन लगा, और सिस्टम के डायरेक्शन की, सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगा। ये बात हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पक्की बात है ना, एकदम सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और नई नई बातें करते हैं, सुनो ज़रा ध्यान से देखो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सुनो बेटा, इस तरह का सवाल मैंने तुम्हें करवाया था, एक सवाल तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था, मान लो ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल है थीटा। तो अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर नीचे उतरता हो तो उसका एक्सेलरेशन निकलवा चुका ना मैंने तुम्हें, कितना आया था, सुनो, नीचे लगता था mg, याद है कि नहीं याद है, और ये रखती थी नॉर्मल, है ना, ये थी ऊपर नॉर्मल, ये भी एंगल था थीटा, तो ये था mg का कॉस थीटा, है ना, और ये क्या है, ये है mg का साइन थीटा,
है कि नहीं है। तो नेट फोर्स कितना था इसके ऊपर, नेट फोर्स कितना था भाई, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना था, mg साइन थीटा। वो फोर्स जो इसे नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार है वो कितना था, mg का साइन थीटा। और नेट फोर्स क्या होता है भाई, बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, है कि नहीं यार, है ना। ध्यान से देख, फिर m ने m को मार दिया तो एक्सेलरेशन कितना आता था, g साइन थीटा, कितना आता था, g साइन थीटा, है ना। अब देखो इसी सवाल में मैं एक ट्विस्ट लाता हूँ, अब सुनो, इसी सवाल में एक ट्विस्ट लाता हूँ, ये पुराना सवाल था ये तो, सुनो देखो ध्यान से देखो। तो अब मैं इसके अंदर एक ट्विस्ट लाया, क्या ट्विस्ट लाया, मैंने कहा चलो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। मैंने कहा चलो लकड़ी का डब्बा, ये लकड़ी का एक गुटका है, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है छोटा सा, और मैंने बोला ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल है मान लो थीटा, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने बोला कि चलो मान लो बेटा एक डब्बा यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे m मास का, ठीक है, डब्बा है मान लो m मास का, ठीक है। मैंने बोला कि जैसे इस m मास के डब्बे को हमने रिलीज़ किया ना, उसी समय पर मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को भी पीछे खींचना शुरू कर दिया a एक्सेलरेशन से। सवाल में दिया गया कि a एक्सेलरेशन से पीछे खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक तो इसको रिलीज़ करा, मैंने एक तो इसको रिलीज़ करा, और रिलीज़ करते ही क्या करा, रिलीज़ करते ही इस डब्बे, इस वेज को भी पीछे खींचना शुरू कर दिया। फिर तुमको बोला गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। तो जो m मास का जो ब्लॉक है ना, उसका अपने को एक्सेलरेशन बताना है अब, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। पहले तो मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ कि बेटा सूडो फोर्स कहाँ लगता है, सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में, मतलब कि डब्बे के ऊपर जो सूडो लगेगा वो लगेगा यहाँ उल्टा दिशा में, बिल्कुल उल्टा एकदम, ठीक है, बिल्कुल उल्टा, एक्सेलरेशन का बिल्कुल उल्टा, मतलब दिस इज द सूडो। और कितना लगेगा भाई, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और सुनो देखो, और सुनो, मज़ा आएगा तुम्हें, अच्छा लगेगा। सुनो, नीचे लगा mg, सर ऐसे कहते रहते हो मज़ा आएगा। यहाँ सुनो देखो, और ये लगी नॉर्मल, है ना, सारे फोर्स से तोड़ रहा हूँ मैं, पुराना वाला सारी कहानी रिपीट कर रहा हूँ बिल्कुल। ये लगी नॉर्मल, और ये एंगल कितना बना, ये एंगल बना थीटा, है ना। और ये क्या है, ये है mg का cos थीटा, ये क्या है mg का cos थीटा, और ये क्या है, ये है mg का sin थीटा, ये है mg का sin थीटा, है ना। ध्यान सुनना एक बार, अच्छी चीज़ है ये, मज़ा आएगा तुम्हें। देखो mg का sin थीटा, मेरी बात सुनो बेटा, सुनो ध्यान से देखो। तो अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल भी थीटा, हो ये एंगल भी थीटा। तो मतलब ये नीचे की तरफ ये कितना है, ये एम ए का कॉस थीटा, देखो ना, एम ए वैक्टर है ना, एम ए फोर्स है तो वैक्टर है, तो नीचे थीटा एंगल बन रहा हो तो ये एम ए का कॉस थीटा, और एम ए का साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि एम ए को बीच में रखना है। तो ये क्या हुआ, एम ए का साइन थीटा। अब अगर कोई तुमसे नॉर्मल पूछता तो तुम उसके लिए वर्टिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं ना, ये वाली, क्योंकि ना तो हवा में उड़ा ना तो नीचे गया, है ना। तो क्या लिखते तुम लिखते नॉर्मल प्लस एम ए का साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी का कॉस थीटा। तो बेटा नॉर्मल क्या आ जाती, नॉर्मल आ जाती एम जी का कॉस थीटा और माइनस एम ए का साइन थीटा। तुम्हें याद है पहले ये नॉर्मल सिर्फ एम जी का कॉस थीटा आती थी पिछले सवाल में, अब देखो नॉर्मल थोड़ी सी घट गई ना, अब नॉर्मल थोड़ी सी घट गई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो डब्बा है ना, ये जो एम मास का जो डब्बा है, इसे नीचे उतारने के लिए कौन जिम्मेदार है, तुम बताओ। एम ए जिम्मेदार है, एम जी जिम्मेदार है, एम जी का कॉस थीटा जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है। बेटा इसको डब्बे को नीचे उतारने के लिए अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम ऐसा पाओगे कि दो फोर्सेस जिम्मेदार हैं, एक तो एम ए का कॉस थीटा और एक साथ में एम जी का साइन थीटा, है ना। तो नेट फोर्स जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ नेट क्या लिखोगे, एफ नेट आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, ये लिखोगे क्या, एम जी का साइन थीटा प्लस एम ए का कॉस थीटा, क्योंकि ये दो फोर्स हैं जो इसको नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार हैं, है कि नहीं। तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना हुआ, एम जी का साइन थीटा प्लस एम ए का कॉस थीटा, है ना। अच्छा इसको मैं ए ऑफ बी लिख देता हूँ, क्योंकि ए तो पहले यूज़ हो चुका ना सवाल में, ए तो सवाल में दिया हुआ, तो अपन ए बी लिख देता हूँ, मतलब ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो एम ने एम को हर तरफ से मार दिया, तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आया, ये आया जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। देखो पहले से कुछ बढ़ के आ रहा है, पहले आता था सिर्फ जी साइन थीटा। अगर ये वेज जो है, वेज बोल लो, इसको इंक्लाइंड प्लेन बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। इसको वेज बोल लो, इसको वेज बोल लो, चाहे तो इंक्लाइंड प्लेन बोल लो, बात तो एक ही है। पहले जब ये वेज मूव नहीं करती थी, देखो पहले वेज मूव नहीं कर रही थी ना, पहले वेज मूव नहीं करती थी। कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया,
देखो पहले के टाइम में क्या था कि ये जो वेज है ये वेज मूव नहीं करती थी, तो जब वेज मूव नहीं करती थी तो उस समय पर भाई साहब क्या था, जब ये वेज मूव नहीं करती थी तो फिर अपना एक्सेलरेशन जो आया था वो कितना आया था, वो आया था जी साइन थीटा, वो आया था जी साइन थीटा। पर अब ये वेज तो मूव कर रही है, पर अब ये वेज तो मूव कर रही है, वेज मूव कर रही है, तो अब एक्सेलरेशन देखो बढ़ के आ रखा है, कितना रखा है, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो ये नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए, पक्की बात है ना एकदम। सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? हाँ भाई बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा इतनी बात है मुझे तो समझ आ गई भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, एक और सवाल मैं तुमसे करवाता हूँ, अब सुनना, अब थोड़ा सा चेंज करा है उसको, देखो बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फोर्स तोड़ना उसके ऊपर। सुनो देखो कैसे करना है, क्या सवाल मैंने तुमको बोला, मैंने तुमको सवाल बोला मान लो इस प्रकार का, कैसा, सुनो, अरे क्या हो गया इसको, एक मिनट, देखो सुनो, जो सवाल मैंने तुमसे करवाना है ना वो सवाल थोड़ा सा अलग है इससे, बिल्कुल सेम सा ही है, ज़्यादा भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखो सुनो, तो ये क्या था, मैंने बोला चलो ये इंक्लाइंड प्लेन था, वापस से ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, खुद से करोगे तुम इसे, ठीक है, नहीं करोगे तो मुझसे पूछ लोगे, ठीक है, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि भैया उसके ऊपर फिर से ये यहाँ पर ऐसे डब्बा है, ठीक है, मान लो ये वही डब्बा, ठीक है, एम मास का बिल्कुल वही डब्बा। अब तुमने क्या करा, अब तुमने इस वेज को इधर की तरफ एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको रिलीज़ करा और इसको एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दिया। तब तुमसे क्या सवाल पूछा गया, फिर से सवाल पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको अब उस पर फाइंड करना है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ये सवाल आप करेंगे। बेटा सुनो ज़रा, देखो ध्यान से देखो, और सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ और मैं तुम्हें फील कराता हूँ, देखो चीज़ फील कराता हूँ। बेटा इसको कभी कभी लोग कहते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम। हालांकि कोई लिफ्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसी है नहीं, उसके अंदर कुछ खास नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सुनो मैंने, और बेटा लिफ्ट प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ आपसे, बेटा जो तराजू होती है, तराजू या वेइंग मशीन कहते हैं जिसको, ठीक है, तराजू या वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन वो क्या नापती है, वो क्या नापती है, जब आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो वो क्या नापती है, आपका वेट नापती है? नहीं, आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि तराजू जो वेइंग मशीन नॉर्मल नापती है, क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल बोल लो, नॉर्मल रिएक्शन बोलो, एक ही बात है, नॉर्मल रिएक्शन मापती है। तराजू क्या मापती है, नॉर्मल रिएक्शन मापती है। सुनो अब ये बात हमेशा याद रखना, तराजू क्या मापती है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन मापती है, तराजू वेट नहीं मापती भाई साहब, तराजू क्या मापती है, नॉर्मल रिएक्शन मापती है। आज के बाद हमेशा आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो सुनो, ये लिफ्ट है एक, मैंने क्या बोला, ये मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक लिफ्ट है, और भाई साहब लिफ्ट ऐसे खड़ी हुई है, मान लो लिफ्ट है रेस्ट पर, लिफ्ट ऐसे रेस्ट पर है, लिफ्ट ऐसे, ठीक भाई बहुत बढ़िया, लिफ्ट रेस्ट पर है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है। मैंने बोला कि मान लीजिए एक बेटा तराजू है, ये क्या है, ऐसे मान लो तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, ठीक है, और तराजू के ऊपर मान लो आप खड़े हुए हो, तराजू के ऊपर आप मान लो ऐसे खड़े हुए हो, और आपका मास है m, ठीक है, आपका मास है m, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, मान लो आपका मास है m, तो नीचे की तरफ जो आप तराजू पर जो फोर्स लगाओगे वो कितना होगा, mg, ठीक है। तो तराजू ऊपर क्या फोर्स लगाएगी, तराजू लगाएगी नॉर्मल, तो तराजू क्या नाप लेगी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, इस केस में नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, तो तराजू ने आपका वेट नाप लिया। आप खुश हो जाते हो कि भाई तराजू ने मेरा वेट नाप लिया, पर भाई साहब तराजू वेट नहीं नाप रही है, तराजू क्या नाप रही है, नॉर्मल रिएक्शन नाप रही है, तराजू क्या नाप रही है, नॉर्मल रिएक्शन नाप रही है। अब सुनो देखो मजा आएगा, अब अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो मैंने बोला ये रही, फिर से लिफ्ट ये रही, ठीक है, फिर से लिफ्ट ये रही, बहुत बढ़िया भाई, ये रही लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के अंदर फिर से तराजू, लिफ्ट के अंदर फिर से तराजू, और भाई साहब उसके अंदर खड़े हुए तुम, उसके अंदर खड़े हुए हो तुम, ठीक है, और तुम्हारा मास है m, ठीक है, तुम्हारा मास है m, ठीक है, और मैंने बोला लिफ्ट जा रही है भाई साहब ऊपर a एक्सेलरेशन से, लिफ्ट जा रही है ऊपर a एक्सेलरेशन से। सुनो अब सुनो ध्यान से देखो, तो नीचे क्या लगेगा, एक तो mg लगेगा, है ना, इसके अलावा देखो a एक्सेलरेशन ऊपर है ना, तो सूडो कहाँ लगेगा, सूडो लगेगा नीचे, अरे सूडो लगेगा नीचे, कितना लगेगा सूडो, कितना लगेगा, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के उल्टी डायरेक्शन में, और ऊपर क्या लग रही होगी, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स तो ऊपर लगता है भाई, नीचे की तरफ दबाओगे तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा। अब सुनो, क्या जब तराजू ऊपर जाती है क्या आप लिफ्ट का तला फाड़ के नीचे निकल जाते हो क्या, या हवा में उड़ जाते हो क्या, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, तो क्या मिला मेरे को, नॉर्मल इज इक्वल टू
mg प्लस ma। भाई साहब तराजू ने ज़्यादा वेट नापा तुम्हारा, है ना। तराजू ने क्या नापा, mg नापा कि mg से ज़्यादा नापा, तराजू ने mg से ज़्यादा नापा। इसीलिए तुम्हें जब सिव लिफ्ट बेटा ऊपर जाती है ना, तुम्हें भारी भारी महसूस होता है। तुम्हें कैसा महसूस होता है, भारी भारी। इस ma वाले की वजह से लिफ्ट जितना तेज ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा, नॉर्मल उतनी ज़्यादा, तो तुम्हें उतना ही भारी महसूस होगा, ठीक है। और सुनो, अब मान लो कि उसी तरह से मान लो ये लिफ्ट थी, उसी तरह से मान लो ये क्या थी, लिफ्ट थी। और लिफ्ट मान लो कि नीचे आ रही थी। लिफ्ट कैसे थी, मान लो नीचे आ रही थी। तो भाई साहब ये रही अपना तराजू, ये रहा अपना तराजू, और ये रहे मान ले तुम, ये रहे मान ले तुम, ठीक है। ऐसे मान लो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। m मास था तुम्हारा, ठीक है, और लिफ्ट जा रही है अब नीचे, ठीक है। तो mg लगेगा नीचे। नॉर्मल तो हमेशा उसके कॉन्टैक्ट सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है, ऊपर लगती है। अब अगर एक्सेलरेशन नीचे है बेटा, ए एक्सेलरेशन अगर नीचे है, तो सूडो कहाँ लगेगा, सूडो लगेगा ऊपर। कितना लगेगा, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मुझे एक बात बताओ, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या तुम हवा में उड़ जाते हो क्या, नहीं उड़ते ना। जब लिफ्ट नीचे जाते कि तला फाड़ के नीचे निकल जाते हो क्या, नहीं निकलते ना। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, मतलब कि ma प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो भाई साहब नॉर्मल कितनी आई, नॉर्मल आई mg माइनस ma। तो तुम बताओ, तुम्हारे वजन से ज़्यादा नापा कि कम नापा, तुम्हारे वजन से कम नापा। अरे तराजू ने तुम्हारे वजन से कम नापा, तो तुम्हारे वजन से अगर कम नापा तो भाई साहब इसलिए तुम्हें नीचे जाती है जब लिफ्ट ना, तो तुम्हें हल्का महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, हल्का। अब मान लो अगर ए एक्सेलरेशन की बजाय लिफ्ट मान लो अगर जी से नीचे गिर रही होती, लिफ्ट मान लो फ्री फॉल में होती, तो यहाँ पर mg माइनस mg आ जाता, तो लिफ्ट कितना नापती, तुम वेटलेसनेस तुमको महसूस होती है ना। इफ़ a इज इक्वल टू जी अगर हो जाता, अगर a इज इक्वल टू अगर क्या हो जाता, g हो जाता, अगर a इज इक्वल टू g हो जाता ना बेटा, तो भाई साहब लिफ्ट कैसी होती, फ्री फॉल में होती, है ना। लिफ्ट कैसी होती, फ्री फॉल में। इफ़ a इज इक्वल टू g देन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, इसे फ्री फॉल कहते हैं। देन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल में a g हो जाता तो नॉर्मल कितना हो जाता, mg माइनस mg, नॉर्मल हो जाता जीरो। नॉर्मल जीरो हो जाता तो तुम्हारा वेट होता कि नहीं होता, तुमको महसूस होती वेटलेसनेस। क्या महसूस होती, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, इसी को कहते हैं वेटलेसनेस, है ना। जब फ्री फॉल में होती है ना लिफ्ट, तो अपने को वेटलेसनेस महसूस होती है, क्योंकि सूडो फोर्स बिल्कुल उल्टा उतना ही लग रहा होता है जितना नीचे mg लग रहा होता है, ठीक है। तो आई होप तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। देखो सुनो, अब इसमें और सवाल बन सकते हैं। देखो पुराने वाले सवाल को मैं इसे जोड़ के बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, सुनो। मैंने बोला मान लो ये लिफ्ट है, मैंने बोला मान लो ये लिफ्ट है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया लिफ्ट है तो है, मैं क्या करूँ, लिफ्ट है भाई, बहुत बढ़िया लिफ्ट है भाई, जानदार लिफ्ट है, और लिफ्ट जा रही ऊपर, लिफ्ट जा रही है ऊपर। मैंने बोला लिफ्ट के अंदर ना भाई साहब एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है, लिफ्ट के अंदर क्या रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है विद एंगल थीटा, ठीक है। मैंने बोला m मास का डब्बा है। अब मैंने बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ डब्बा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना पड़े तो क्या करें, बस यहाँ पर सूडो फोर्स और जोड़ देंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख मुझे एक बात तो पता है कि mg कहाँ लगता है इसका, मुझे बात बताओ mg कहाँ लगता है, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, mg लगता है बिल्कुल ऐसे, mg लगता है बिल्कुल ऐसे, है ना। और ये हो जाती नॉर्मल, और ये हो जाती नॉर्मल, है कि नहीं, ये हो जाती नॉर्मल, और ये एंगल भी हो जाता थीटा, और ये हो जाता mg का कॉस थीटा, है ना। और ये हो जाता mg का साइन थीटा, ये हो जाता mg का साइन थीटा। और सुनो, और सुनो, और सुनो, देखो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो सूडो भी कहाँ लगेगा, सूडो भी लगेगा बिल्कुल नीचे। तो कितना लगेगा भाई, बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सुनो ma है ये थीटा, तो ये ma का कॉस थीटा, ये ma का कॉस थीटा, और ये ma का साइन थीटा, है ना, यही ma का साइन थीटा। अब अगर तुमसे नॉर्मल पूछता कोई, तो नॉर्मल कितनी आती, नॉर्मल आती mg का कॉस थीटा प्लस ma का कॉस थीटा। पर वो तुमसे किसी ने पूछा ही नहीं, वो तुमसे किसी ने पूछा नहीं, तुमसे तो एक्सेलरेशन पूछा। मुझे बात बताओ, वो दो फोर्स कौन कौन से जो सिस्टम को नीचे उतारने, डब्बे को नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार हैं, एक तो कौन कौन सा है, बताओ बताओ। एक तो ये फोर्स है, कौन सा, mg का साइन थीटा, और साथ में ma का साइन थीटा, दोनों इस डब्बे को नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार हैं, है कि नहीं है। तो नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा, नेट फोर्स ये लिखा जाएगा, सुनो। तो नेट फोर्स क्या लिखा गया, एफ नेट क्या लिखा गया, एफ नेट लिखा गया mg का साइन थीटा प्लस ma का साइन थीटा। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है भाई, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं इसको ए बी बोल देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, ए बी बोल दिया है, ठीक है। तो मैं इसको बी है ना, तो इसे थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगा उसको, है ना, ए और ये नीचे दिखाया मैंने बी, ठीक है। और क्या मिला ये सामने, mg का साइन थीटा प्लस ma का साइन थीटा।
है ना, और m ने m को मार दिया हर तरफ से, है ना, m ने m को हर तरफ से मार दिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, ये है g साइन थीटा प्लस a साइन थीटा, है ना। तो ये आ गया। अब एक और होमवर्क सवाल देखो तुमको देता हूँ, नहीं हो तो पूछ लेना, बिल्कुल इसका अपोजिट है, जैसे पहले वाला सवाल कराया था ना तब उसका एक अपोजिट सवाल देता होमवर्क में, बिल्कुल ऐसा। मैंने बोला मान लो लिफ्ट है, मैंने बोला मान लो ये क्या है बेटा, लिफ्ट है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, लिफ्ट है तो लिफ्ट है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ, पहले लिफ्ट कहाँ जा रही थी अपनी, लिफ्ट जा रही थी ऊपर ना, अब मैं कहता हूँ लिफ्ट जा रही नीचे, अब जा रही है अपनी लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे। अच्छा भाई फिर से अंदर क्या रखा है, मैंने बोला फिर से अंदर क्या रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, फिर से अंदर क्या रखा है, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, एंगल है थीटा और मास से ऊपर ये m, ठीक है। फिर से वही सवाल तुमसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ए बी नाम दे देना उसको, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वो तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप तुम ये सवाल कर पाओगे अच्छे से, आई होप तुम्हें सूडो फोर्स अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। आया है कि नहीं आया यार, आया है ना अच्छे से, और नहीं आए तो फिर वापस से मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, सवाल वाल पूछना, अच्छे से डाउट क्लियर करना, ठीक है। अब HC वर्मा के बेटा बहुत सारे सवाल करने के लिए तुम लायक हो, अब मैं शीट जो है वो ग्रुप में डलवा दूंगा ताकि वो सारे के सारे सवाल तुम कर पाओ, ठीक है। अब अगली वाली जो वीडियो होगी उस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करने के बाद अपन क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाऊंगा, और बस फिर ज़्यादा कुछ अपना बचेगा नहीं, फिर फालतू टाइम पास सवाल ही कुछ बचेंगे वो कर लेंगे, फिर फ्रिक्शन बचेगा बस एक आखिरी टॉपिक, फिर अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय टाटा।